अब इंटरनेशनल खबरों की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद की हैं उसके बाद उन्होंने बात की नेतन्याहू से, और तब से लेकर अब तक जो इसराइल है उसने लबनान के ऊपर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं लबनान पे, उनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में इमदादी कारकुनों समेत 51 लबनानी अफराद जो है लबनान में शहीद हो गए, और लगातार ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। हमलों की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये ईरान की एक शर्त थी कि लबनान के अंदर जंगबंदी की जाए, लेकिन जब भी ईरान की तजावीज़ मुस्तरद होती हैं तो इसराइल लबनान पे बमबारी जो है उसको तेज कर देता है। अब इस वक्त लबनान पे शदीद बमबारी कर रहा है इसराइल, और वहां पे लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उसके ऊपर अपना रद्देमल दे दिया। एक तो ईरान ने कहा जी हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी ईरानी सरकारी मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान के जवाब पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो रद्देमल दिया उसकी कोई अहमियत नहीं है। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से अगर खुश नहीं है तो यह ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमेरिकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमेरिका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और अपनाए हुर्मत पर ईरान की खुदमुख्तारी पर जोर दिया गया। देखिए इसमें ना एक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई, उन्होंने जो बयान दिया है ना उसमें काफी क्लैरिटी है। उन्होंने कहा कि ईरान के मुतालबात बड़े माकूल और जिम्मेदाराना मुतालबात है, जबकि उन्होंने अमेरिका पर यकतरफा और गैर मकबूल मौक़िफ़ थोपने का इल्जाम आयद किया। वो ये कहते हैं कि ईरान का मुतालबा ईरानी जहाजों के खिलाफ बहरी कजाकी का खात्मा, यानी वो जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है वो खत्म की जाए, जिसे वो समुद्री नाकाबंदी कहते हैं। ईरानी अवाम के गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा ईरान ने किया कि जनाब जितने दुनिया के अंदर बैंकों में हमारे पैसे आपने मुंजमद कर रखे हैं अरबों डॉलर, वो हमें रिलीज किए जाए, हम अपनी अवाम के लिए वो पैसा खर्च करें। आपने हुर्मत में महफूज आमदरफ्त की तजवीज़ ईरान ने साथ में दी थी, और लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन के क़याम का मुतालबा किया। क्या ये मुतालबात नाजायज़ हैं? अच्छा, इसमें जो आपने हुर्मत वाला ईरान का मुतालबा है ना कि एक महफूज आमदरफ्त, उसमें ईरान के पास कलीदी किरदार है। यानी ईरान ये कहता है कि आपने हुर्मत में महफूज आमदरफ्त तभी होगी जब ईरान खुद इस अमल की निगरानी करेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेशन में होगा और ईरान को उसका बिल अदा किया जाएगा। तो आपने हुर्मत के ऊपर जो कंट्रोल है ये एक ऐसी चीज है जिसको अब ईरान नहीं छोड़ना चाहता। नाजरीन, इसी बीच में ईरान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 7 बड़े खौफनाक जासूस ईरान ने गिरफ्तार कर लिए। इसके अलावा एक शख्स को वहां मार भी दिया गया है, वहां इनकाउंटर हुआ, उसमें वो आदमी मारा गया, और एक शख्स को सजाए मौत भी ईरान में सुना दी गई है। ईरान में इसराइली जासूसी का नेटवर्क बड़ा शानदार बनाया था मोसाद ने, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सारे वसाइल हैं। फिर वो दुनिया के अंदर फैसिलिटेट भी करते हैं ऐसे लोगों को, इनकी फैमिलीज को, और वो ऐसे कमजोर लोगों को ढूंढते रहते हैं मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ जगह पे, जो काम कर सके इंटेलिजेंस के लिए। यानी खुफिया मालूमात मोसाद को ना सिर्फ फराहम करते हैं बल्कि वो बहुत सारे दीगर काम भी करते हैं। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने ऐलान किया कि उसने 6 सूबों में कार्रवाइयों के दौरान 2 ऐसे सेल खत्म किए हैं जो इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के लिए काम कर रहे थे। कार्रवाइयों के दौरान 7 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि मुसल्लह झड़प में एक शख्स हलाक हो गया। मगरबी आज़रबाईजान में 4 अफराद पर मुश्तमिल एक सेल सूबे के मुख्तलिफ इलाकों और तेहरान में हसास मराकज़ और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने के साथ साथ दारुल हुकूमत में एक कत्ल की तैयारी कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी जगह पे किस किस तरीके से उन्होंने एक एक बंदा गिरफ्तार किया, और उन्होंने बताया किस तरह के इनके पास से हथियार मिले, किस तरह का गोला बारूद मिला। फिर इनके पास से बहुत छोटे साइज के ड्रोन्स भी मिले जिन्हें ये जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। फ्रांस के 10 जहाज रिपोर्ट हुए कि फ्रांस के 10 जहाजों का एक फ्लीट निकला और वो जा रहा है जनाब आबना हुर्मस की जानिब, लेकिन बाद में फ्रांस से स्टेटमेंट आया, नहीं जी नहीं, हम दिफाई नुक्ता नजर से जा रहे हैं, हमारा किसी पे कोई अटैक करने का इरादा नहीं है, और जहां बताया जा रहा है वहां नहीं जा रहे। तो एक तो फ्रांस ने इसके ऊपर बता दिया कि उनके जहाज इस मकसद के लिए नहीं निकले। दूसरा, बरतानिया के अंदर बहुत सख्त रद्द अमल है, बहुत सख्त रद्द अमल है, और बरतानवी हुकूमत को यहाँ की अपोजिशन ने और अवाम ने रद्द अमल की वजह से रोका हुआ है जंग में जाने से। और बरतानवी वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि जो हमारे साथ पहले इराक में हुआ है, हम उन तजर्बात की रोशनी में इस लड़ाई में नहीं उतरना चाहते। और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑफर है या जो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिमांड है या रिक्वेस्ट है उसको मुस्तरद कर दिया। चाइना ने साफ कहा जनाब हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे,
और ये जो बात कर रहा है अमेरिका के आपने हुर्मुज़ को जाके खिलाए और अपने फौजी भेजें और अपनी मिलिट्री को वहां भेजें, तो हम ये नहीं करने जा रहे। चाइना ने साफ इनकार कर दिया। जनूबी कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ जंगी मशकें कर रहा है, वो बताता हूं मैं आपको आगे जाके। और जापान पहले कह चुका है वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो जिन को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया वो तो लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहा है दुनिया से, क्योंकि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग हार रहा है दोनों महाजों पे। एक तो अमेरिका के अंदर बयानिया की जंग हार रहा है, कोई भी इस लड़ाई को पसंद नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप के अपने चंद साथियों के अलावा इस लड़ाई को सपोर्ट नहीं मिल रही अमेरिका के अंदर से। और अब वो ये चाहता है कि दुनिया के अहम तरीन ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हों ताकि अमेरिका के अंदर भी इस जंग की सपोर्ट पैदा की जा सके। तो ट्रंप अकेला रह गया, नेतन्याहू गायब हो गया, अब बयानिया बनाने वाला कोई है नहीं। अमेरिकन ये समझते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल से जान छुड़ाने के लिए जो गंद आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये अटैक कर दिया और अब वो तवज्जो हटाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला उल्टा गले पड़ गया और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गले में खुद डाला। डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट है, वो भी यहां पे आप ले लें। एक तो जिन ममालिक को कहा वो तो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान को अस्करी, मुआशी और दूसरे लिहाज से शिकस्त दे दी है और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन दुनिया के वो ममालिक जो यहां से तेल हासिल करते हैं उन्हें इस गुजरगाह की खुद हिफाजत करनी चाहिए और हम उनकी मदद करेंगे और बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अमेरिका इन ममालिक के साथ हमआहंगी पैदा करेगा ताकि हर काम तेजी से, आसानी से और बेहतर तरीके से अंजाम पाए। ये हमेशा से एक टीम वर्क होना चाहिए था और अब ये ऐसा ही होगा। ये दुनिया को हमआहंगी, सलामती और पायदार अमन की तरफ इकट्ठा करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। तो DGISPR ने अपने इंटरव्यू में 3 झूठ बोले थे, वो तीनों मैंने आपके सामने रखे और मैंने आपको बताया कि गलत बयानी उन्होंने की है और वो भी साबित हो जाएगा थोड़े दिनों में दोबारा, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में करने की तैयारी हो रही है और ये झूठ दोबारा पकड़ा जाएगा। पहला जो इसके अंदर एक गलत बयानी थी वो ये थी कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज का बिल्कुल सियासत से ताल्लुक है। मिलिट्री क़यादत जो है वो दिन रात सियासत करती है। जनरल बाजवा से लेकर अब तक सियासत हो रही है, उससे पहले भी सियासत हो रही थी। फौज ने 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। फौज ने पाकिस्तान में सियासी जमातें बनाई। फौज ने पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई और मिलिट्री क़यादत हमेशा से सियासत के अंदर इन्वॉल्व रही। अपने छोटे फायदे के लिए, अपनी बोटी के लिए पाकिस्तान का बकरा इन्होंने बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िबा किया है। तो फौज का सियासत में किरदार है और अभी जो हुकूमत आई बैठी है इसको भी इक़्तिदार में फौज लेकर आई है। 17 सीटें जीतने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है और उसको अब 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी गई है। और मैंने कल भी ये कहा था कि अगर इसी तरह माहौल चलता रहा तो ये 100% अक्सरियत भी दिलवा देंगे। आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया और ये फौज ने किया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे अगवा करवाए, बंदे जबरी तौर पे लापता करवाए, MNAs की फैमिलीज तक को हिरासा किया गया, उठाकर लोगों को अफ्ज़े बेजा में रखा गया और फिर एक आईनी तरमीम जबर के जरिए मंजूर करवाई गई। अब तो 2/3 अक्सरियत उन्होंने हासिल कर लिया, वो कर सकते हैं। दूसरी गलत बयानी उन्होंने ये की कि मीडिया पे वो कंट्रोल नहीं करते। ये बहुत बड़ा झूठ है। मीडिया के किसी भी शख्स से आप कुरान पे हलफ ले लें, वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान की मीडिया को पैमरा कंट्रोल नहीं करता। पाकिस्तान की मीडिया को मीडिया की कोई अपनी पॉलिसी ऐसे कंट्रोल नहीं करती जैसे पाकिस्तान की मीडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है और वो पाकिस्तान की मीडिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा इसके बारे में फैसले भी करते हैं। तीसरा जो उन्होंने कहा कि ये जो किसी को भी उठाना, गायब कर देना, जबरी तौर पे लापता कर देना, हफ्ते भेजा में रखना, ये गैर कानूनी और गलत है और ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए। यानी ये बात उन्होंने कही, ये भी एक गलत बात है और ये क्योंकि ये किया ही एजेंसियों की जानिब से जाता है। अब मैं तो किसी को उठा के इलीगली अबडक्शन में नहीं रख सकता, गायब नहीं कर सकता। ये या तो कच्चे के डाकू करते हैं तो या एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं। हत्ता कि जो अहमद नूरानी के भाइयों के साथ हुआ उसको उठा के कच्चे के डाकुओं के खाते में डाल दिया, अंदाजा करें आप। और अहमद नूरानी आलमी सतह के ऊपर दुनिया को बता रहे हैं कि उनके भाइयों को क्यों और कैसे अगवा किया गया था। तो नाज़रीन, ये 3 गलत बयानियां हैं जो DGISPR ने की और ये आने वाले दिन में साबित ऐसे होंगी कि पूरा मौजूदा निजाम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को फिक्स करने पर लग गया है। इन्होंने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आखिरी हुकूमत है उसे भी खत्म कर दिया जाए। गंडापुर साहब को यह गलतफहमी है कि शायद ये निजाम उन्हें बर्दाश्त करेगा या उनके दिमाग में ये बात डाली गई है कि बजट पास तुमने करवा दिया है, जो डिमांड थी पूरी कर दी है, तो उसके बाद तुम महफूज हो। एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत उनके लिए हमेशा एक दर्द सर बनी रहेगी और उन्हें इस बात का खतरा रहेगा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत रहती है तो ये जब मर्जी सप्लाई लाइन बंद कर सकते हैं, शाहराहें बंद कर सकते हैं और एक बड़ा एहतजाज कर सकते हैं। तो उस पर वो काम कर रहे हैं जबकि एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है हुकूमत गिराने के मामलात पर।
और उसका जो सबसे पहला पड़ाव है या सबसे पहला जो बड़ा काम किया गया है वो मखसूस नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा से छीन ली गई हैं। पूरे पाकिस्तान में ही छीनी गई हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 23 सीटें जीतने वालों को 30 मखसूस नशिस्तें, यानी इतनी सीटें उन्हें अवाम ने नहीं दी जितनी सीटें उन्हें तोहफतन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के जरिए से उनकी झोली में डाल दी। यानी अवाम ने उनकी औकात समझी और उनको 23 सीटें दी हैं, और वो 23 सीटें भी जबरदस्ती दी हुई है। अवाम ने तो उनको 13 सीटें नहीं दी थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो जबरदस्ती करके उनको 23 किया गया। अब वो तोहफतन जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मजीद 30 सीटें दी गई हैं पीडीएम की जमातों को, फजलुर रहमान साहब को मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, बाकी लोगों को मिलेंगी। बहरहाल ये सीटें उनके पास चली गई, तो अब उनकी तादाद हो गई है ज्यादा। और अब खैबर पख्तूनख्वा में एक मंडी लगने वाली है, और उसमें फजलुर रहमान साहब की पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, ये सब दावतें दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को, और उनसे अब राब्ते तेज कर दिए गए हैं कि आप हमसे राब्ता कीजिए, हमारे साथ बैठिए, हम अगली दफा आपको टिकट भी लेकर देंगे, आपको इलेक्शन भी जितवाएंगे। देखिए, हम भी तो इलेक्शन जीत कर आए, हमारी पार्टियां भी इलेक्शन जीती हैं, और अगली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी गारंटी कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत नहीं बनने देंगे। लिहाजा आइए और हमारे साथ बैठिए, आपका जो सियासी मुस्तकबिल है वो महफूज रहेगा। और पीटीआई को तो वैसे ही खत्म करने वाले, तो इस किस्म की बातें करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को राम किया जा रहा है कि आए जनाब। और अभी एक और भी कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को फारिग भी किया जाएगा दबाव बढ़ाने के लिए, और जिन्हें फारिग किया जाएगा उनकी जगह पे जिमनी इलेक्शन में अपने बंदे लाने की कोशिश भी की जाएगी। तो ये गंडापुर साहब की कमजोरियां जो उनके सामने आ रही है, उन्हें लगता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को राम कर लेंगे, इमरान खान साहब को भी बाहर निकाल लेंगे और डील वील कर लेंगे, कोई मामला बन जाएगा, और हर दफा वो उसी तरह चले जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा। 2 मरतबा उन्हें अगवा किया गया, उन्होंने नहीं बताया कि कौन अगवा करके ले गया, कहां पे रखा, क्या डिमांड किया। वो बेचारे चुप करके बैठे रहते हैं, कभी कभी वो बड़के मारते हैं, लेकिन वो भी उनके आगे आ जाती हैं। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, कोई सियासतदानों की औकात ही कोई नहीं है। सियासतदानों को तो आगे लगाया हुआ है, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि इनके बंदे तोड़ के यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील की जाए। देखते हैं वो कर सकते हैं या नहीं। एक और जो बड़ी खबर है वो नाजरीन, डीपीओ सवाबी किसको लगाया गया, इस पे एक ट्वीट किया है आमिर मुगल साहब ने। ये बंदा इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद में कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े इस बंदे ने। कारकुनान को अगवा किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज समेत पूरी खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर पुलिस कांस्टेबल के कत्ल का झूठा मुकदमा भी इसने बनाया, और रेंजर्स के कत्ल का मुकदमा भी इसने बनाया, इकदाम कत्ल के मुकदमात भी इसने बनाए, अगवा, चोरी और डकैती और दीगर मुकदमात भी इसने बनाए, दहशतगर्दियों के मुकदमात भी इसने बनाए, बगावत के झूठे मुकदमात भी इसने दर्ज करवाए। और ये जो एसपी है खान ज़ेब मोहम्मद, इसे इस्लामाबाद से ट्रांसफर कर दिया गया, और ये वही एसपी है। जरा ये तस्वीर आप देखिए, आपको याद आ जाएगा जो सेनेटर मुश्ताक के साथ एक बड़ी यादगार तस्वीर थी ऐसे उंगली करने वाली। ये वही एसपी है जिसके अंदर रऊनत आपको नजर आ रही थी कि ये फलस्तीनियों के हक में भी किसी को निकलने नहीं देता था। जालिम और जाबिर के तौर पे इसको इस्लामाबाद में याद रखा गया। अब इसको सीधा ट्रांसफर करके डीपीओ स्वाबी तैनात कर दिया गया है ना कमाल कि जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मारा, उसी पॉलिटिकल पार्टी के वजीर आला ने उसको तोहफतन इनाम के तौर पे सवाबी जैसे इंपॉर्टेंट जिले का डीपीओ लगा दिया।